हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि आर्कटिक रीजन को एक्सप्लोर करते हुए साइंटिस्ट्स को बर्फ में जमा हुआ एक अजीब क्रिएचर दिखता है। वे बड़े ध्यान से बर्फ को कट करते हैं और एक बड़े आइस ब्लॉक के साथ उस क्रिएचर को एक रिसर्च लैब में लेके जाते हैं। वे पता लगाते हैं कि ये क्रिएचर 40,000 साल पहले फ्रीज हुआ था। फिर वे तुरंत अपने सुपीरियर्स को फैक्स करते हैं कि हमें जो क्रिएचर मिला है वो आर्कियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज में एक टर्निंग पॉइंट होगा। आप तुरंत आर्कटिक रीजन में ड्रिलिंग को रुकवा दीजिए और एक स्पेशलिस्ट को यहाँ भेज दीजिए। अब इस क्रिएचर की जांच करने के लिए डॉक्टर स्टैनली शेफर्ड को भेजा जाता है, जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है और फिलहाल आर्कटिक रीजन के एस्किमोस के इतिहास, संस्कृति और परंपरा पर रिसर्च कर रहा है। स्टैनली अपनी मीटिंग्स के लिए हमेशा लेट पहुंचता है, इसीलिए उसके कलीग्स उसको चिढ़ाते हैं और उसके काम को सीरियसली नहीं लेते। अब लैब में साइंटिस्ट डॉक्टर डियाना ब्रैडी स्टैनली को बताती है कि ये एक प्रीहिस्टोरिक क्रिएचर है। पहले तो उन्हें लगा कि ये भालू या कोई पुरातन जानवर होगा। कुछ समय पहले रशियन साइंटिस्ट को भी इस एरिया में एक मैमोथ मिला था और उसके सेल्स बिल्कुल एक्टिव थे। इस क्रिएचर पर रिसर्च करने के लिए वे लेजर से बर्फ को काटते हैं। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि ये कोई जानवर नहीं बल्कि नियांderthal केवमैन है। अब स्टैनली उसे ऑब्जर्व करता है और साइंटिस्ट को एक्सप्लेन करता है कि ये एक शिकारी है जो लगभग 20,000 से 40,000 साल पहले यहाँ रहता था। स्टैनली उसकी और जांच करना चाहता है, लेकिन डियाना और बाकी साइंटिस्ट केवमैन के शरीर के टुकड़े करके दुनिया के बेस्ट रिसर्च सेंटर्स में भेजना चाहते हैं ताकि हर जगह इसकी रिसर्च हो सके। स्टैनली को लगता है कि उस जगह पर उन्हें और भी कई नियांderthal इंसानों के शरीर मिल सकते हैं, लेकिन उसके आइडिया को उसके सुपीरियर्स नहीं मानते क्योंकि इसके लिए कई 100 मीलों की खुदाई करनी पड़ेगी। अब लैब में साइंटिस्ट उस केवमैन का टिश्यू सैंपल लेने की तैयारी कर रहे होते हैं। वे उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं और उसके ब्रेन एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए देते हैं। अब टेस्ट के दौरान उन्हें पता चलता है कि उसके शरीर के सभी सेल्स एकदम परफेक्ट कंडीशन में हैं। डियाना को लगता है कि उसके शरीर में कुछ ऐसे क्रायो प्रोटेक्टेंट हो सकते हैं जिसने बर्फ के बीच में उसके शरीर को बचा कर रखा हो। और तभी उसकी ब्रेन में कुछ वेव्स नजर आती है, यानी उसका ब्रेन काम करने लगा है। सभी चौंक जाते हैं और उसे कैल्शियम और एंडोलिन देने लग जाते हैं। सब बहुत एक्साइटेड होते हैं कि शायद वे इसको जिंदा कर सकते हैं। फिर जब उसे वो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं तो उसकी हार्ट बीट भी शुरू हो जाती है। ये सब देखकर साइंटिस्ट तो एकदम फ्रीज ही हो जाते हैं। उनकी ये खोज दुनिया को हिला देने वाली है। दोस्तों, यहाँ से हम इस नियांderthal मैन को आइसमैन कहेंगे, ओके? तभी सच में आइसमैन में जान आ जाती है। मास्क वाले अजीब लोगों को देखकर वो एकदम घबराने लगता है। फिर वो उसको नींद की दवाई देने जाते हैं, लेकिन वो डर के मारे बहुत रेजिस्ट करता है। स्टैनली अपना मास्क वगैरह उतारकर उसको अपना चेहरा दिखाता है। तब जाकर आइसमैन शांत होता है और वे उसको नींद की दवा लगाने लग जाते हैं। फिर एक कमरे में जाकर इस रिसर्च के बारे में वे डिस्कस करते हैं और उन्हें यकीन है कि इस खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज तो जरूर मिलेगा। आर्कटिक की टीम अब एक तरह के क्रायो प्रोटेक्टेंट पर स्टडी कर रही होती है जिसकी मदद से वे कैंसर पेशेंट्स को फ्रीज कर सकते हैं और जब इंसान कैंसर की दवा बना लेंगे तो उन्हें अनफ्रीज कर सकेंगे। अब आइसमैन की बदौलत उन्हें पता चल गया है कि क्रायो प्रोटेक्टेंट की मदद से वे कई हजार साल इंसान के शरीर को फ्रीज कर सकते हैं और जब जरूरत पड़ेगी तो उन्हें अनफ्रीज कर देंगे। इंसान लगभग अमर ही हो जाएगा। इन्हें तो खुशी हो रही है, लेकिन ये बड़ा खतरनाक आइडिया है ना। स्टैनली इनके आइडिया से सहमत नहीं होता। वो कहता है कि इतना उछल कूद भी अच्छा नहीं है। इंसान को हमेशा के लिए जिंदा रखना बेवकूफी है। पहले से हमारी आबादी को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल वे इस बारे में मीडिया रिपोर्टर्स को कुछ नहीं बताने का फैसला करते हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो वे आइसमैन को टीवी शो का स्टार या एड का मॉडल बना देंगे। स्टैनली बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आइसमैन को प्राकृतिक पर्यावरण में स्टडी करने का मौका दीजिए प्लीज। इस तरह हम प्रीहिस्टोरिक वर्ल्ड के बारे में और जानकारी पा सकते हैं। डियाना उसकी बात मान जाती है। अब आइसमैन के लिए एक प्राकृतिक माहौल तैयार किया जाता है। वो जगह पेड़ पौधों और जानवरों से भरी होती है। आइसमैन उसमें शिकार वगैरह करके अपने खाने का इंतजाम कर सकता है। अगले दिन आइसमैन अपने नॉर्मल माहौल में उठता है और कुछ फल तोड़ता है। फिर फल का जूस निकालकर उसको पीता है। एक पक्षी को उसके घोंसले से उड़ाकर उसके अंडे चुराकर खाता है। शाम को वो पत्थरों की मदद से आग तैयार करता है और अपना खाना पकाता है, बिल्कुल जैसे वो करते ही हैं। फिर अगले दिन वो झरने में नहाकर शिकार पर निकल जाता है। बड़ी ही चालाकी से वो जंगल में एक सुअर को मार डालता है। फिर वो मछली पकड़ने जाता है, लेकिन वहाँ के पाइप को सांप समझकर उसे खाने की कोशिश करता है, पर वो उसको काट नहीं पाता। वो देखता है कि ये चीज पत्थरों के बीच तक जा रही है। वो उसको फॉलो करके एक मेटल डोर तक पहुँचता है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है तो वहाँ पर कई लैब असिस्टेंट्स और जानवर होते हैं। वहाँ कई पिंजरे भी होते हैं। कुछ साइंटिस्ट डर के मारे पिंजरों के पीछे खड़े दिखते हैं। वे तुरंत वहाँ का रास्ता बंद कर देते हैं ताकि आइसमैन लैब के अंदर न घुसे। अब आइसमैन चिढ़ जाता है और चिल्लाकर दीवार पर पंच करता है और उसको तोड़ने की कोशिश भी करता है। एक साइंटिस्ट उस पर ट्रैंकुलाइजर शूट करता है और वो बेहोश हो जाता है।
फिर वे आइसमैन को ऑपरेटिंग रूम में लेके जाते हैं और सैंपल निकालने की कोशिश करते हैं। स्टैनली उन्हें समझाता है कि आइसमैन को ह्यूमन की तरह ट्रीट करें, ना कि लैब के चूहे की तरह कि जब चाहा उठाकर टेस्ट कर लिया। नेंडरथल मैन ही सही, वो भी ह्यूमन और उसको आजाद रहने का हक है। इतना ही नहीं, आपने मुझे आइसमैन को स्टडी करने के लिए 2 हफ्तों का वक्त दिया है। 2 हफ्ते पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए उसे मेरे हवाले कर दो। इस पर डियाना कहती है कि अब वो बेहोश हो गया है तो हमें सैंपल लेने दो, बाद में आप उसको लेके जाइए। शाम को स्टैनली डायना को एक वीडियो दिखाता है जिसमें दुनिया भर के ट्राइब्स के बारे में बताया जाता है। उसमें उनके शरीर की अपार शक्तियों के बारे में पता चलता है। उनका स्किन आग को रजिस्ट कर पाता है और उनके शरीर इतनी आसानी से घायल नहीं होते। अब स्टैनली एक्सप्लेन करता है कि इनके लाइफ और कल्चर को स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी को किस हद तक खतरनाक माहौल में एडेप्ट किया जा सकता है। ये सुनकर और देखकर डायना कन्विंस हो जाती है और स्टैनली को आइसमैन से बात करने का मौका दे देती है। स्टैनली फिर बिना किसी वेपन और प्रोटेक्टिव सूट के आइसमैन से मिलने जाता है। स्टैनली को देखते ही आइसमैन उसे भगाने की कोशिश करता है। स्टैनली को भी वैसे डर लगता है कि वो करने क्या वाला है, पर वो हिम्मत करके आइसमैन के पास जाता है। आइसमैन को भी अब थोड़ा विश्वास होता है कि स्टैनली उसका दुश्मन नहीं, शायद दोस्त है, इसलिए वो स्टैनली को अपने पास आने देता है। आइसमैन स्टैनली को ध्यान से देखता है, फिर उसे नीचे गिराकर स्टैनली की जांच करता है। वो देखता है कि स्टैनली उसके लिए अजनबी जरूर है लेकिन खतरनाक नहीं है। ये तो मेरी तरह दिखता है। ये जानकर आइसमैन को तसल्ली होती है और वो स्टैनली से बात करने की कोशिश करता है। वो अपने सीने पर हाथ रखता है और उसके सर पर इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट कर अपना नाम क्रायो बताता है। उसे बात करता हुआ देख स्टैनली खुश होता है और उसे अपना नाम बताता है। वो स्टैनली का नाम प्रोनाउंस करने की बड़ी अच्छी कोशिश करता है और जल्द ही सीख भी जाता है। क्रायो की छाती पर एक निशान बना होता है जो कि एक बड़े पक्षी की तरह दिखता है। क्रायो वैसे कई आवाजें निकालकर स्टैनली को कुछ बताने की कोशिश करता है, पर स्टैनली को कुछ भी समझ नहीं आता। अब बाकी साइंटिस्ट जानना चाहते हैं कि क्रायो क्या कहने की कोशिश कर रहा था। उसे समझने के लिए वे मेबेल नाम की एक प्रोफेशनल लैंग्वेज एक्सपर्ट को बुलाते हैं। अब वे स्टैनली और क्रायो की बातों को रिकॉर्ड करते हैं और मेबेल उन रिकॉर्डिंग्स को सुनती है। फिर वो अपने एक्सपीरियंस से पता लगाने की कोशिश करती है कि क्रायो अपने सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करता है और किसी शब्द के साथ वो कैसा एक्सप्रेशन देता है। स्टैनली और क्रायो अपने आसपास की चीजों के नाम बताते हैं, जैसे पत्थर, मेंढक, स्टैनली का शर्ट पर लगा बटन वगैरह वगैरह। एक शाम स्टैनली एक लकड़ी की ताल बजाकर एक गाना गुनगुनाता है। क्रायो को उसका गाना बड़ा अच्छा लगता है और वो स्टैनली को गाना जारी रखने को कहता है। कुछ देर में वो खुद स्टैनली की ताल पकड़ लेता है और खुद भी गाने लगता है। इसी दौरान साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट्स जारी रखते हैं। वो क्रायो को बहुत लो टेम्परेचर्स में रखकर उसके खून की क्रायो प्रोटेक्टेंट को टेस्ट करते हैं। ह्यूमंस को सदियों के लिए फ्रीज करके रखने का उनका इरादा सफल नहीं होता और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान क्रायो मरते मरते बचता है। अगले सीन में क्रायो अपने प्राकृतिक माहौल में होता है और स्टैनली पर चिल्लाता है कि तुम्हारे लोग मुझ पर जुल्म कर रहे हैं, मैं ये सब कुछ नहीं सह सकता, तुम मुझे मार दो ताकि मैं आजाद हो जाऊं। पर स्टैनली इनकार कर देता है। फिर वो डायना से मिलता है और बताता है कि तुम क्रायो से कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। एक औरत से मिलकर उसके अंदर की और भी कई क्वालिटीज बाहर आएंगी। प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस को समझने में यह हमारी मदद कर सकता है। पहले तो डायना इनकार कर देती है, लेकिन स्टैनली के समझाने पर वो क्रायो से मिलने को तैयार हो जाती है। अब क्रायो डायना के करीब आकर देखता है और उसे सूंघकर उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। डायना वैसे डरी हुई है, लेकिन क्रायो उसको एक भौरा गिफ्ट करता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। तभी स्टैनली उसको रोककर बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम इसे छू नहीं सकते। इस पर क्रायो गुफा के अंदर भागता है और एक चमकीली चीज लेके आता है। उस दिन मछली पकड़ते वक्त उसने पाइप का एक भाग काट कर निकाल लिया था। वो कहता है कि तुम ये चीज रख लो और मुझे ये औरत दे दो, लेकिन स्टैनली साफ इनकार कर देता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। अगली बार जब एक क्रायो से मिलने जाते हैं तो क्रायो बहुत ही अच्छे मूड में होता है और उन्हें कई बातें बताता है। उस जमीन पर एक औरत और 2 बच्चों के रूप बनाता है और उनके बारे में अपनी भाषा में बड़े उत्साह से बताने लगता है। स्टैनली और डायना समझ जाते हैं कि वो अपने परिवार के बारे में बात कर रहा है और पूछ रहा है कि वे कहाँ गए। और तभी उस आर्टिफिशियल जंगल के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ने लगता है। उसको देखकर तो क्रायो बड़े जोश के साथ आर्टिफिशियल पत्थरों के ऊपर चढ़ता है और उस अजीब दिखने वाले पक्षी को पकड़ने की कोशिश करता है। पर साइंटिस्ट तभी हेलीकॉप्टर को वहां से जाने का ऑर्डर देते हैं ताकि क्रायो डिस्टर्ब न हो जाए। अब स्टैनली दोबारा इसकी मौत से मिलता है। वे बताते हैं कि उनके पुराणों में एक पक्षी का जिक्र किया गया है जो भगवान का मैसेंजर था। वे उस पौराणिक पक्षी का नाम बताते हैं तो स्टैनली रियलाइज करता है कि क्रायो हेलीकॉप्टर को इसी नाम से पुकार रहा था। इसकी मौत बताते हैं कि उनके पुराण के अनुसार एक बड़ा पक्षी इंसान को स्वर्ग लेके जाता है जहाँ उसे शांति और अपार खुशी मिलेगी।
लेकिन अगर कोई इंसान पाप करता है तो वो पक्षी उसे किसी दूसरी जगह ले जाकर उसे दंड देता है। अपने समूह को नष्ट करना भी एक तरह का पाप है और उसकी सजा दी जाती है। ये सब सुनकर स्टैनली गैस करता है कि किसी जमाने में पृथ्वी पर प्राकृतिक तबाही हुई होगी और जहाँ क्रायो और उसके समूह के लोग रहा करते थे वहाँ के सारे जानवर मिट गए। तब क्रायो ने उस पक्षी से प्रार्थना की कि वो जानवरों को लौटा दे और क्रायो के समूह को भूखमरी से बचा ले। बदले में क्रायो ने वादा किया था कि वो खुद की आहुति देगा और समाधि में चला जाएगा। उस पक्षी को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए क्रायो गुफा में जाकर बैठ गया और वहीं फ्रीज हो गया था और 40,000 साल बर्फ के अंदर फ्रीज होकर भी वो जिंदा रहा। इसलिए जब उसने हेलीकॉप्टर को देखा तो उसे लगा कि वो दिव्य शक्ति वाला प्राकृतिक पक्षी है जो जानवरों को लौटाने आया है। अब वो अपने समूह को बचाना चाहता है। इस घटना के बाद तो क्रायो स्टैनली से भी बात करना बंद कर देता है। वो कई दिन लगातार समाधि में जाने की कोशिश करता रहता है। वो प्राकृतिक देवता के लिए चढ़ावा भी तैयार करता है। इतना ही नहीं, वो अपने शरीर पर कई पुरातन चिन्ह भी लगाता है। साइंटिस्ट उसकी मदद करना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि उसे इस स्थिति से बाहर कैसे निकाले। एक बार जब स्टैनली क्रायो से मिलकर लौटता है तो क्रायो छुप कर देखता है कि वो दरवाजा कैसे खोलता है। फिर वो खुद बटन प्रेस करके दरवाजा खोल देता है और लैब में पहुंचता है। वो इस बिल्डिंग से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। आईने में अपना रिफ्लेक्शन देखकर वो तो डर ही जाता है और आईना तोड़ देता है। फिर वो एक कमरे में जाता है जहां जानवरों को पिंजरे में बंद करके रखा होता है। वो एकदम घबराकर बाहर भाग जाता है। वहाँ की हर चीज उसे डरावनी लगती है, जैसे फोटोकॉपियर मशीन, एलिवेटर, अजीब दिखने वाले लिक्विड्स, ग्लास फ्लास्क वगैरह। वो जरूर सोच रहा होगा कि ये लोग इतनी सारी चीजों का करते क्या होंगे। पेट भर खाना, शरीर ढकने के लिए पहनावा और रहने के लिए गुफा, क्या ये 3 चीज इन लोगों के लिए काफी नहीं है? क्रायो की बात छोड़िए, वैसे आपका क्या ख्याल है दोस्तों, कमेंट्स में बताइएगा। बेचारा क्रायो इतना डर जाता है कि रास्ते में अचानक एक साइंटिस्ट को देखकर उसके पेट में भाला घुसा देता है। साइंटिस्ट बड़ी मुश्किल से अलार्म चालू कर देता है। क्रायो किसी तरह लैब से बाहर निकल ही जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो बड़े चाव से बर्फ को छूता है और तभी हेलीकॉप्टर को देखकर वो उसके पास जाने की कोशिश करता है, पर हेलीकॉप्टर लैंड करते वक्त क्रायो से टकरा जाता है और क्रायो बेहोश हो जाता है। अब वो क्रायो को लैब में वापस लेके आते हैं। उन्हें तसल्ली होती है कि उसको चोट नहीं आई। अब साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं कि इसे हक दिलाने का कोई मतलब नहीं, अब हम अपनी मर्जी से इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। पर स्टैनली नहीं चाहता कि क्रायो के साथ कुछ ऐसा हो। वो अपने समूह को बचाने की कोशिश कर रहा है और हम है कि हम उसे खत्म करने पे तुले हैं। लेकिन साइंटिस्ट क्रायो की कोई मदद नहीं करना चाहते और स्टैनली को इस रिसर्च से भी बाहर कर देते हैं। अब स्टैनली दूसरे रिसर्चर से इस बारे में डिस्कस करता है। उन्हें भी लगता है कि क्रायो की जान उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी हमारी। वे फैसला करते हैं कि वे क्रायो को यहाँ से बचाकर उसके प्राकृतिक माहौल में छोड़ देंगे। मौका पाकर स्टैनली क्रायो को छुड़ाकर बाहर लेके जाता है। फिर जब साइंटिस्ट को पता चलता है तो वे उन दोनों को ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में हेलीकॉप्टर को देखकर क्रायो फिर से उसकी ओर दौड़ता है। स्टैनली उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन उनके बीच बर्फ गिरता है और वो एक दूसरे को देख नहीं पाते। इतने में हेलीकॉप्टर नीचे आता है और क्रायो उसको लेके जाता है। एक पायलट क्रायो को अंदर ले जाने की कोशिश करता है लेकिन क्रायो का इरादा कुछ और ही है। वो खुश है कि उसने अपने देवता को देख लिया और अब वो अपनी जान की बलि चढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो अपनी पकड़ छोड़ देता है और एक स्माइल के साथ नीचे गिरने लगता है। ये देखकर स्टैनली बड़ा दुखी होता है, पर उसे खुशी भी होती है कि आखिर क्रायो को उसकी आजादी मिल गई। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग द वीडियो।